हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें फिजिक्स का सेट नंबर 5 चल रहा है और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा लिए हैं। आज उसी क्लास को फिर से आगे लेकर आए हुए हैं और कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? देखो, कह रहा है 5 का एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले आवर्धन m बराबर होता है I/O बराबर माइनस के B/U। पर हमें न तो हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है, न वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, तो m बराबर बचेगा माइनस के B/U। वास्तविक स्थिति में आवर्धन ऋणात्मक तथा आभासी स्थिति में आवर्धन धनात्मक लिया जाता है। अब 4 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी आवर्धन माइनस के B/U, माइनस से माइनस कैंसिल, ये u भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, तो b बराबर 4u। क्लियर? अब उसके बाद दर्पण के सूत्र से क्या है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/b का वैल्यू बेटा 4u प्लस u, लासा आ जाएगा बेटा 4u से 4u एक बार गया, एक का गुणा एक में करेंगे 1 प्लस u का 4 गुना 4u, 4 का गुणा एक में करेंगे तो 4, अर्थात 1/f बराबर 4 और 1 5/4u। पर हमें f निकालना है, तो f बराबर हो जाएगा, पलट देंगे तो 4u और बट्टे में कितना आ जाएगा 5। समीकरण नंबर 1 ये पहली स्थिति हो गई। अब क्या कह रहा है? अब वस्तु की दूरी को कितना कर दिया जाए? 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। वस्तु की दूरी पहले u थी, अब u में कितना बढ़ा दिया? 3 बढ़ा दिया, तो u प्लस 3 सेंटीमीटर दूर ले जाया जा रहा है। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाया जा रहा है। पहले वस्तु u दूरी पर थी, 3 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिया u प्लस 3, तब उसका आवर्धन बेटा कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। वास्तविक है इसलिए माइनस, तो m बराबर बेटा माइनस के B/U, m की जगह माइनस के 3 बराबर माइनस के B/U। अब वस्तु की दूरी बेटा कितनी है? u प्लस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से फिर से बेटा b बराबर 3u प्लस 3, यानी बट्टे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का इसके अंदर मल्टीप्लाई। क्लियर? तो फिर से बेटा क्या लगा देंगे? दर्पण का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/b का वैल्यू अब कितना है? b का वैल्यू है 3u प्लस 3 प्लस u की वैल्यू बेटा, वस्तु की दूरी कितनी है? अब वस्तु की दूरी है u प्लस 3, प्रतिबिंब की दूरी ये रही, वस्तु की दूरी ये रही। अब बेटा इसको क्या करना है? हल करना है। तो हल करेंगे, देखो 1/f बराबर लासा आ जाएगा 3u प्लस 3, इसका भाग इसमें करेंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा एक में करेंगे 1 प्लस 3u प्लस 3। ये बेटा u प्लस 3 का भाग जब इसमें करेंगे तो ये 3 गुना है। कितने गुना है? 3 का मल्टीप्लाई एक में करेंगे 3 और 1 4, तो 4/3u प्लस 3। क्लियर? उसके बाद बेटा अब क्या करना है? हमें f निकालना है, तो f बराबर इसे पलट दो, तो 3u प्लस 3 और बट्टे में बेटा कितना आ जाएगा? 4। बट्टे में कितना आ जाएगा? 4। इसे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या करेंगे? जब इनकी बेटा देखेंगे LHS बराबर है, तो किसको बराबर कर लेंगे? RHS। LHS में F है तो RHS बराबर कर लो, 4u/5 बराबर 3u प्लस 3/4। ठीक है? अब देखो
यहां से बेटा क्या करेंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई और 4 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 4 चौक 16u, 4 चौक 16u बराबर 5 तिया 15u प्लस 3, 15u प्लस 3। अब देखो 16u बराबर 15u प्लस 15 तिया 45 मल्टीप्लाई, ये प्लस के 15u दूसरी ओर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 16u माइनस के 15u बराबर 45। अब 16u में से 15u गए तो बेटा u बचेगा, u बराबर 45, यानी वस्तु की दूरी बेटा कितनी है 45 सेंटीमीटर। u का मान समीकरण 1 में लगा दो, u का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे f बराबर 4 इंटू में u की जगह बेटा 45 और बट्टे में कितना है 5, 5 ने 45, तो f बराबर बेटा 9 चौकू 36, f बराबर कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, 9 चौकू 36। पर हमें वक्रता त्रिज्या पूछी है तो r बराबर होता है 2f, क्योंकि f बराबर होता है r/2, तो r बराबर 2 है, तो 2 इंटू में f का वैल्यू 36 और 36 दूनी 72 सेंटीमीटर। यह इसकी बेटा क्या निकलाएगी वक्रता त्रिज्या। नोट करेंगे सवाल नंबर 5 के का को। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 5 का ख। 5 का ख है चित्रानुसार दो लंबे समांतर ए बी, एक तार ए है और दूसरा तार बेटा कौन सा है बी, क्रम से 10 एम्पियर धारा और 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। इन तारों में बेटा 10 एम्पियर धारा और 20 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। इन तारों के ठीक बीच में 1.5 सेंटीमीटर लंबे, देखो यहां पर जो तार की लंबाई दे रखी है, ये सी तार है, इस तार की लंबाई दे रखी है, वो लंबाई बेटा 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है लंबाई। लेकिन कुछ सवालों में बेटा यहीं पर बेटा ये जो लंबाई दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। अब जो भी हो बेटा उसी हिसाब से लगा लेना, ठीक है। लेकिन इस सवाल में अभी यहां दे रखा है 1.5, तो 1.5 लगा के हल करेंगे। अगर आपके बेटा जो अन्य अनसॉल्व्ड में अगर आपके में यहां 15 सेंटीमीटर दे रखा है लंबाई, तो आप 15 सेंटीमीटर लगा के हल कर लेना, ठीक है। देखो यहां पर, तो यहां पर बेटा राजी वाले में दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर लंबा तार है, तो बेटा यहां 1.5 सेंटीमीटर लंबा लेकर चल रहे हैं। लंबा तार सी जिसमें बेटा कितने एम्पियर धारा प्रवाहित की जा रही है, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तो सी पर बल पूछा है, सी पर बल कितना होगा। देखो सबसे पहले देखो यहां से ए द्वारा सी पर कितना बल लगेगा, बी द्वारा सी पर कितना बल लगेगा। टोटल ए से सी तक की दूरी बेटा 20 सेंटीमीटर है, बीचों बीच में रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर ये और 10 सेंटीमीटर ये, क्लियर। अब यहां से सबसे पहले ए द्वारा सी पर बल, ए द्वारा सी पर बल क्या फॉर्मूला हुआ F1, ये बल बेटा इस पर लगाएगा। अब देखो अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस ओर खोल दीजिए जिस ओर बेटा क्या करना है बल लगाना है, जिस ओर बेटा तार है सी। हथेली की दिशा बताएगी कि बल किधर लग रहा है, तो हथेली दिशा बेटा किधर है अंदर की ओर, तो अंदर की ओर है बेटा, तो बल किधर लगेगा अंदर की ओर, क्लियर। तो यहां से F बराबर μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 L बट्टे R, 2I1 I2 L बट्टे R। अब देखो μ0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10 की पावर माइनस के साथ इंटू 2 I1, तार I1 बेटा कौन ले रहे हैं 10 एम्पियर की धारा है। I2 किस पर बल लगा रहे हैं, दूसरा तार कौन सा है, दूसरा तार ये C है और इस पर धारा बेटा कितनी एम्पियर यानी 5, लंबाई L, L बराबर बेटा हम 1.5 लेके चल रहे हैं। अगर आपके सवाल में अदर्स मॉडल में अदर्स जो क्वेश्चंस हैं, अदर आपके जो भी अनसॉल्व्ड पेपर हैं उनमें अगर यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है तो आप 15 सेंटीमीटर लेकर हल करना, पर यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर में चेंज करना है 10 की पावर माइनस के 2 वट्टे दोनों तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है और दूरी सेंटीमीटर नहीं होती है मीटर में होती है, इसलिए 10 की पावर माइनस के 2 से क्या कर दें गुणा,
इससे ये कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो यहां से बेटा क्या होगा, देखो 5 दूनी 10, तो 1.5 इंटू माइनस के 7 हैं और 5 दूनी 10, ये कैसे हो जाएंगे प्लस का, तो 10 की पावर 1 में से 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर माइनस के 7 में से प्लस की पावर गई बेटा, प्लस की एक पावर गई तो माइनस के 6 न्यूटन का इस पे बल लगेगा। ये निकाल लिया हमने F1। ऐसे हम निकालेंगे F2। अब क्या निकालेंगे F2। अब बल F2 बल B द्वारा C पर आरोपित बल, V द्वारा C पर बल। अब B द्वारा, इस तार B द्वारा C पर बल कितना लगेगा, तो इसे F2 बराबर μ0 अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 L बट्टे R। देखो μ0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 की पावर माइनस के 7 2 I1 इस तार में धारा 20 एम्पियर की, I2 इस तार में धारा 5 एम्पियर की, लंबाई 1.5 पर सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करना है, 10 की पावर माइनस के 2 वट्टे R। इन दोनों तारों के बीच की दूरी 10 पर ये सेंटीमीटर में, मीटर में लाना है 10 की पावर माइनस के 2। क्लियर। देखो यहां से 10 दूनी 20, 10 दूनी बेटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद अब यहां से देखो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 के अंक बाद 1, ये 15 दूनी 30 से बना लो। और 5 दूनी बेटा क्या हो जाएगा 10, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 10 की पावर माइनस के 2 से 10 की पावर माइनस के 2 कैंसिल, तो यहां पर 10 की पावर माइनस के 7 में से 10 की पावर 1 गई तो बचेगा कितना माइनस के 6 न्यूटन। ये बेटा F2 निकाल लिया। अब देखो इस तार पे बल, देखो ये तार बेटा बल की दिशा बता रहा है अंदर की ओर, इस तार पे बल देखेंगे, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां बेटा तार सी की ओर, हथेली की दिशा बताएगी बेटा बल किधर लग रहा है, बल लग रहा है बेटा बाहर की ओर यहां पर। अब चूंकि बेटा जब दो बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, दो बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, तो परिणामी बल बड़े में से किसको घटा देंगे, छोटे को। तो बड़ा कौन है, बड़ा मान बेटा F2 में से घटा देंगे F1 को, छोटे मान को। तो F2 का वैल्यू है 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 में से घटाएंगे F1 का वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, माइनस के 6 दोनों जगह से कॉमन आ रहे हैं, तो 3.0 में से घटाएंगे 1.5। अब 3 में से बेटा 1.5 गया बेटा, बचे कितना 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन। यह बेटा हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर। नोट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के खा को। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 5 के खा का अथवा, 5 के खा का ही क्या है बेटा अथवा प्रश्न है। और क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है, उसके बाद बेटा सवाल दे रखा है। तो सबसे पहले समझेंगे ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात देखो क्या है। जो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, इनके अनुपात को ही हम ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित कर देते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की, सेकेंडरी और ये प्राइमरी, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, इनके अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात। तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा
प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। क्लियर? उसके बाद बेटा सवाल दे रखा है, दिया है डाटा, क्या क्या दे रखा है देखते हैं। देखो आपको 2200 वोल्ट बी प्राइम वोल्टेज दे रखा है, प्राइमरी वोल्टेज दे रखे हैं 2200 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज दे रखे हैं 220 वोल्ट। उसके बाद में परिवर्तित करता है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एन, प्राइमरी में फेरों की संख्या 5000 है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता एन, ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है और निर्गत शक्ति है वो है 8 किलोवाट। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, पहला द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एन सेकेंडरी, तो फॉर्मूला होता है V सेकेंडरी बट्टे V प्राइमरी बराबर N सेकेंडरी बट्टे N प्राइमरी। क्लियर? लगाएंगे वैल्यू। सेकेंडरी वैल्यू बेटा कितना है 220 वोल्ट बट्टे V प्राइमरी 2200 बराबर N सेकेंडरी निकालना है N प्राइमरी 5000। देखो ये भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, तो 5000 इंटू में 220 और बट्टे 2200 और बराबर बेटा N सेकेंड। देखो 1 2 3 से 1 2 सॉरी यहां से बेटा 1 2 से 2 जीरो कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, तो N सेकेंडरी बेटा N सेकेंडरी बराबर निकलेगा 500। यानी जो फेरों की संख्या निकली है वो कितनी निकली है 500 फेरे। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, देखो यहाँ पर ये जो दक्षता दे रखी है ट्रांसफार्मर दक्षता, इसे बेटा 90%, यानी 100 में बेटा कितनी है 90, 100 में से कितनी मात्रा इसकी ट्रांसफार्मर दक्षता कितनी है 90 है। क्लियर? तो यहां से अब देखो ट्रांसफार्मर की दक्षता N बराबर निर्गत शक्ति बट्टे निवेशित शक्ति, पर हमें क्या निकालनी है निवेशित शक्ति निकालनी है, तो निवेशित शक्ति बराबर निर्गत शक्ति बट्टे दक्षता। लगाएंगे वैल्यू, निवेशित शक्ति बेटा कितनी है 8 वाट, 8 किलोवाट बट्टे दक्षता 90 बट्टे 100, 90 और बट्टे में 100 को ऊपर ले जाएंगे तो यहां से 100 इंटू 8 बट्टे 9 90, 0 से 0 कैंसिल, अर्थात 8 दाएं 80, 8 दाएं बेटा कितना हो जाएगा 80 और बट्टे में 9 किलोवाट, 80 बट्टे 9 किलोवाट। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 5 के खाका अथवा क्वेश्चन हो चुका है, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 5 का ग क्या कह रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, पोलराइड के उपयोग बताइए। देखो सबसे पहले समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश, इसे बेटा प्रकाश के ध्रुवण की घटना में कई बार पढ़ चुके हैं। क्या बताया था कि जब साधारण प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल पर डाला जाता है तो निर्गत प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के जो कंपन है वह कंपन सीमित होकर एक ही दिशा में रह जाते हैं, तो ऐसे प्रकाश को हम क्या बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं।
और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। क्लियर? उसके बाद अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे? देखो हम क्या करेंगे, समान मोटाई की क्या लेंगे हम? पट्टिकाएं लेंगे, और इन कांच की पट्टिकाओं से बेटा हम प्रकाश को क्या कराएंगे? प्रकाश को गुजारेंगे। ये समान मोटाई की पट्टिकाएं ले रखी बेटा इस तरीके से यहां पर। तो ये बेटा क्या होगी? ये बेटा कांच की पट्टिकाएं जो प्रकाश है, इस प्रकाश को कैसा कर देती हैं? ध्रुवित कर देती हैं। देखो क्या होगा, जब समान मोटाई की हम बहुत सी प्लेटों को एक दूसरे के क्या रखेंगे? समांतर रखेंगे। क्लियर? और इनको इस प्रकार के जो संबंध को हम क्या बोलते हैं? पट्टिका पुंज कहते हैं। जब कांच की प्लेट पर प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस पर प्रकाश को आपतित कराएंगे। इस पर हम प्रकाश को क्या कराएंगे? ध्रुवित प्रकाश को जब हम प्रकाश को आपतित कराएंगे। क्लियर? तो प्रकाश को आपतित कराएंगे तो यहां पर बेटा क्या होगा? यहां पर प्रकाश का देखो एक बार परावर्तन होगा और एक बार क्या होगा? अपवर्तन। जब बेटा प्रकाश का परावर्तन होगा इस तरीके से, तो ये प्रकाश की किरण इधर चली जाएगी और ये प्रकाश को कैसा कर देगी? समतल ध्रुवित कर देगी। कैसा कर देगी? समतल ध्रुवित कर देगी, यानी सीमित दिशा में इस तरीके से, यानी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सीमित कर देगी। और एक बार बेटा इसका क्या होगा? अपवर्तन। जब अपवर्तन होगा तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाएगी तो अविलंब से बेटा क्या होगी? हल्की सी झुक जाएगी इस तरीके से, हल्की सी क्या होगी? झुक जाएगी। क्लियर? इस स्थिति पे यहां पर आ जाएगी। फिर क्या होगा बेटा? फिर से जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है तो अविलंब से कैसी होगी? दूर हटेगी। और एक बार बेटा यहां पर इसका क्या होगा? ये बेटा यहां पर इस स्थिति पर एक बार इसका परावर्तन होगा, एक बार इसका क्या होगा? परावर्तन, और एक बार क्या हुआ? अपवर्तन। तो परावर्तन की स्थिति में यह प्रकाश कैसा हो जाएगा? समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। कैसा बन जाएगा? समतल ध्रुवित प्रकाश बन जाएगा। और आंशिक रूप से जो अपवर्तन बेटा आंशिक रूप से ही प्रकाश कैसा हो पाएगा? ध्रुवित हो पाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश हो पाएगा। फिर से क्या होगा? फिर से बेटा इस पे परावर्तन होगा, फिर से प्रकाश की किरण एक बार परावर्तन होगा और एक बार क्या होगा? इसका अपवर्तन होगा। जब परावर्तन होगा तो यह प्रकाश बेटा कैसा हो जाएगा? समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो जाएगा। और एक बार बेटा इसका क्या होगा? अपवर्तन इस तरीके से। फिर यहां पर बेटा पॉइंट आएगा, यहां पर इस स्थिति में कहां से फिर वायु में जाएगी? अविलंब से दूर हटेगी। एक बार बेटा इसका क्या होगा? एक बार इसका परावर्तन होगा और एक बार बेटा इसका क्या होगा? अपवर्तन। और अपवर्तन की स्थिति में बेटा क्या होता है? इसका आंशिक रूप से ही यह प्रकाश कैसा हो पाता है? समतल ध्रुवित प्रकाश हो पाता है। फिर से बेटा एक बार इसका फिर से परावर्तन और अपवर्तन होगा। यहां पर बेटा जब प्रकाश की किरण इस कांच की सतह से टकराएगी, इसका फिर से क्या हो जाएगा? परावर्तन। और परावर्तन होगा तो यह प्रकाश कैसा बन जाएगा? समतल ध्रुवित हो जाएगा। और अपवर्तन बेटा जब कांच से वायु से कांच में जा रही है तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस तरीके से ये बेटा घटना चलती रहेगी, इस तरीके से बेटा ये घटना चलती रहेगी ऐसे यहां पर। और एक बार इसका बेटा यहां पर क्या हो जाएगा? परावर्तन। ये तो यहां पर जो प्रकाश परावर्तन हो रहा है वह समतल ध्रुवित हो रहा है। वह कैसा हो रहा है? समतल ध्रुवित हो जाता है। क्लियर? और यहां पर ये बेटा प्रकाश पुंज। तो मैंने क्या लिखा है कि यदि समान मोटाई की कांच की बहुत सी प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखते हैं तो इस प्रकार के संबंध को पट्टिका पुंज कहते हैं। जब कांच की प्लेट पर प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, प्रकाश कैसा होगा? ध्रुवण कोण पर आपतित होगा तो परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। यह जो परावर्तित प्रकाश है वह कैसा हो जाएगा? समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है।
परंतु साथ ही बेटा क्या होगा, इसका जो अपवर्तित प्रकाश है वह आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। आंशिक रूप से तरंग संचरण के कैसा होगा, लंबवत होगा आंशिक रूप से। और एक ही बेटा समान बेटा यहां पर क्या होंगे, एक ही दिशा में सीमित होकर बेटा क्या करेंगे, गत करेंगे, कंपन करेंगे। ठीक है। उसके बाद परंतु यदि कांच की पट्टिकाएं बहुत अधिक हो, यानी ये बेटा कांच की जो पट्टिकाएं हैं ये कैसी हो, बहुत अधिक हो, तो बार बार प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है और जो प्रकाश है वह प्रकाश कैसा हो जाता है, जो निर्गत प्रकाश होगा वह कैसा हो जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। कैसा हो जाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। उसके बाद पोलराइड के उपयोग नंबर 1 जो है 3D चलचित्र में, 3D चलचित्र में। उसके बाद फोटोग्राफी में। उसके बाद बेटा यहां से आपका वाहनों की हेडलाइटों में, वाहनों की हेडलाइटों में ये बेटा किसका प्रयोग करते हैं, ये हम पोलराइड के उपयोग करते हैं। क्लियर। नोट करें क्वेश्चन नंबर 5 के गा को। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 5 का घ क्वेश्चन बोल रहा है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध E, B तथा R के पदों में बेटा सूत्र निकालना है, जहां E, B तथा R क्रमशः सेल का विद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा R बाह्य प्रतिरोध है। देखो सबसे पहले समझते हैं, माना बेटा ये एक क्या लेंगे, एक सेल, ये एक सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है। ये एक सेल लिया हमने, इस सेल से हमने बेटा क्या कर दिया, सेल से एक कुंजी को लगाया, एक बाह्य प्रतिरोध R लगाया, यह आंतरिक प्रतिरोध हो गया, एमीटर लगा दिया और इसे बेटा एक वोल्ट मीटर ये लगा दिया और इसमें बेटा क्या प्रवाहित कर रहे हैं, धारा I प्रवाहित कर रहे हैं। क्लियर। तो क्या लेंगे, लिखेंगे माना सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल बेटा कौन है, E तथा आंतरिक प्रतिरोध कौन है, R है। इस परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध परिपथ में किसको जोड़ दिया, बाह्य प्रतिरोध R जोड़कर इसके सिरों पर किसको स्थापित कर देंगे, विभवांतर V स्थापित कर देते हैं। माना परिपथ में अब बेटा विस्थापित कर देंगे और इसमें क्या प्रवाहित करेंगे, धारा। तो धारा प्रवाहित करेंगे तो माना जो परिपथ में धारा I T समय में, धारा I कितने समय में, T समय में, धारा I समय T समय में प्रवाहित तो हो रही है। इस परिपथ में जब धारा I प्रवाहित होगी कितने समय में, T समय में, तब कौन उत्पन्न होगा, आवेश। तब आवेश कितना होगा, तब प्रवाहित आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू में T। तब आवेश बेटा क्या होगा, Q बराबर I इंटू में T। अच्छा अब सेल
सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, इस सेल द्वारा बेटा कितनी ऊर्जा दी जाएगी आवेश के रूप में? भाई आवेश प्रवाहित होंगे, कितनी ऊर्जा दी जाएगी? तो W बराबर हो जाएगा E इंटू में Q, क्योंकि E बराबर होता है W अपॉन Q। तो यहां से किसका वैल्यू लगा देंगे? E इंटू में Q का वैल्यू है I इंटू में T। एक सेल द्वारा कितनी ऊर्जा दी जा रही है? सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होगी वह E इंटू में I इंटू में T। अब यह सेल द्वारा दी गई ऊर्जा दो भागों में जाएगी, एक तो बाह्य परपथ में, एक कहां दी जाएगी? सेल द्वारा दो भागों में ऊर्जा दी जाएगी, एक तो बाह्य परपथ में और दूसरा बेटा इसके आंतरिक परपथ में, बाह्य परपथ में और दूसरा बेटा आंतरिक परपथ में। तो सेल द्वारा ऊर्जा दो भागों बाह्य परपथ तथा आंतरिक परपथ में व्यय होती है, आंतरिक परपथ में व्यय होती है। यानी सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा है इसको बेटा कितने भागों में व्यय करनी है? दो भागों में। कौन कौन से? एक तो बाह्य प्रतिरोध है तो बाह्य परपथ में, और दूसरा आंतरिक प्रतिरोध है तो आंतरिक प्रतिरोध में बेटा ऊर्जा का व्यय करना है। और कुल ऊर्जा कितनी दी गई थी? W बराबर E इंटू में I इंटू में T। अब लिखेंगे देखो, तो बाह्य परपथ में ऊर्जा W बराबर होता है I स्क्वायर R इंटू में T। W बराबर क्या होगा? W बराबर I स्क्वायर R इंटू में T। ये बाह्य परपथ में हो गई। उसके बाद आंतरिक परपथ में ऊर्जा, आंतरिक परपथ में बेटा प्रतिरोध कौन सा लिया है? I, वो R स्मॉल r, तो I स्क्वायर R स्मॉल r आ जाएगा इंटू में T। क्लियर? यहां पर बाह्य परपथ में जो ऊर्जा है W बराबर I स्क्वायर कैपिटल R, बाह्य परपथ में कैपिटल R है और आंतरिक परपथ में स्मॉल r है। क्लियर? तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कुल ऊर्जा W बराबर, जो W होगा बाह्य वाला, बाह्य प्लस W आंतरिक। क्लियर? यानी कुल ऊर्जा, तो दोनों की दोनों ऊर्जा को जोड़ दीजिए बेटा, क्या पता लग जाएगा कुल ऊर्जा कितनी है? तो यहां पर W सेल द्वारा ऊर्जा कितनी है? E IT बराबर बाह्य परपथ में कितनी ऊर्जा है? बाह्य परपथ में I स्क्वायर R इंटू में T प्लस आंतरिक परपथ में कितना है? आंतरिक परपथ में I स्क्वायर R इंटू में T। क्लियर? कुछ कॉमन आ रहा है तो E IT, यहां से I स्क्वायर कॉमन आ रहा है, T कॉमन आ रहा है तो R प्लस स्मॉल r। तो यहां से स्क्वायर से I कैंसिल और T से T कैंसिल, तो E बराबर I और यहां पर R प्लस R, E बराबर I इंटू में R प्लस R। क्लियर? ये बेटा अब यहां से हम धारा निकाल सकते हैं। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? धारा निकाल सकते हैं। ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, तो E बट्टे R प्लस R और बराबर बेटा क्या हो जाएगा? I बराबर क्या हो जाएगा यहां पर? I। क्लियर? पहले इक्वेशन इसे बेटा। लेकिन अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? इसे समीकरण नंबर 1, इसे क्या बना दो? समीकरण नंबर 1। क्लियर? उसके बाद हम बेटा क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 से इस I का गुणा करने पर, समीकरण 1 से क्या करेंगे? इस I का इसके अंदर गुणा कर देंगे। तो I का जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो E बराबर हो जाएगा IR प्लस में I स्मॉल r। तो यहां से क्या होगा? I इंटू में R, V बराबर क्या होता है? ओम के नियम से I इंटू में R, तो ये B बन जाएगा। तो E बराबर B प्लस I इंटू में स्मॉल r। ठीक है?
अब ये देखो यहां पर b प्लस का है, दूसरी सॉरी यहां पर ये i माइनस आर प्लस का है, दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर b बराबर बन जाएगा e माइनस के i इंटू में r, e माइनस के i इंटू में r। समीकरण नंबर इसे बेटा क्या बना दो, 2। समीकरण नंबर क्या बना दो, 2। क्लियर। अब यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से हम बेटा i का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, i का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ये देखो यहां पर i माइनस के आप इस ओर ले आएंगे, ये माइनस का है, दूसरी ओर जाके बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो i इंटू में r यहां पर, और ये देखो ये माइनस का, इधर बेटा ये माइनस का, दूसरी ओर जाके प्लस का, और ये बेटा b प्लस का, दूसरी ओर जाके माइनस का। ठीक है, r का बेटा क्या कर देंगे, अब देखो यहां से इस i को गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, तो r बराबर e बट्टे e माइनस के b और बट्टे में i। r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर e माइनस के b बट्टे i, और i बराबर हम क्या लगाएंगे, i बराबर हो जाएगा b अपॉन r, तो r बराबर e माइनस के b बट्टे i बराबर लगाएंगे b अपॉन r। r को ऊपर भेज देंगे, तो r बराबर हो जाएगा e माइनस के b वट्टे b और इंटू में r। क्लियर। अब इसे बेटा कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं बेटा हम यहां से r बराबर, इसे लिख सकते हैं e वट्टे b माइनस के b वट्टे b इंटू में r। ठीक है, इससे इसे कैंसिल कर दो, तो r बराबर बेटा बचेगा e वट्टे b माइनस के 1 और इंटू में r। ये बेटा देखो यहां पर r, यहां पर b, और उसके बाद यहां पर बेटा किसका e, ये बेटा e, इनमें बेटा क्या पूछा गया है, संबंध पूछा गया था, तो ये बेटा हमारा क्या निकला है, संबंध निकला है। नोट करेंगे बेटा इसको। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 5 का ड, 5 का ड क्या बोल रहा है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं, और सवाल दे रखा है। देखो सबसे पहले समझेंगे धारा सुग्राह्यता क्या है। धारा सुग्राह्यता देखो, जो धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में उत्पन्न हुए विक्षेप को क्या बोलते हैं, धारा सुग्राह्यता कहते हैं। लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में उत्पन्न हुए विक्षेप को धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। धारा मापी की धारा सुग्राह्यता IS बराबर हो जाएगा 5/I, जहां 5 बराबर होगा N A B, ए क्षेत्रफल B चुंबकीय क्षेत्र वट्टे टाउ, और टाउ यहां पर ये क्या है बेटा हमारा एटन आघूर्ण, ये हमारा क्या है एटन आघूर्ण। क्लियर। तो ये बेटा धारा मापी की धारा सुग्राह्यता का ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद सवाल दे रखा है, दिया है सवाल में क्या क्या दे रखा है, बोल रखा है सवाल में एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वह 50 ओम है। पूर्ण स्केल में विक्षेप के लिए धारा, यानी स्केल में जो विक्षेप धारा गैल्वेनोमीटर में जो धारा उत्पन्न हो रही है वो 0.05 एम्पियर की धारा है, और 5 एम्पियर की धारा, I बराबर 5 एम्पियर की धारा, इसके परास के एमीटर बदलने के लिए कितनी लंबाई L पूछा है, कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता है। तार का जो परिच्छेद है वह दे रखा है 2.7 गुणा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर,
और पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह 5 × 10⁻⁻⁷ ओम मीटर। तो सबसे पहले बेटा हम क्या निकाल ले रहे हैं, इसका प्रतिरोध, शंट का प्रतिरोध। पहले क्या निकालेंगे, शंट का प्रतिरोध। तो I माइनस के Ig S बराबर Ig इंटू में G, Ig इंटू में G, जहां S क्या है, जहां S शंट का प्रतिरोध है। अब देखो S बराबर हो जाएगा Ig इंटू में G, ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, दूसरी ओर जाके बेटा किस में आ गया, भाग में। Ig का वैल्यू है 0.05 इंटू G का वैल्यू है 50 बट्टे I का वैल्यू है 5 इंटू में Ig का वैल्यू 0.05। क्लियर, ये बेटा मान लगा दिए। अब 5 में से बेटा यहां पर देखो, यहां 5 में से दशमलव बेटा 2 जीरो लगाएंगे, घटाएंगे, कितना बचेगा 5, और यहां पर 9 यानी 4.95। तो यहां पर देखो 0.05 इंटू 50 बट्टे 4.95, इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल। क्लियर, तो 50 पंजे 250, या 5 से काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 ने 45, 5 ने 45, और कितने बचे यहां पर 4 और 5 ने 45, यानी 50, और बट्टे में बेटा कितना आ जाएगा 99, 50 बट्टे 99, ये इसका क्या निकलेगा, प्रतिरोध, ये इसका क्या निकलेगा, प्रतिरोध निकलेगा। क्लियर, उसके बाद हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन A, पर लंबाई निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, लंबाई। तो L बराबर क्या हो जाएगा, ये बेटा भाग में, ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, ये गुणा में है, भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, विपरीत भेज देंगे, गुणा में है, भाग में आ गया, भाग में है, गुणा भेज दिया। लगाएंगे बेटा, जो शंट का प्रतिरोध है 50 बट्टे 99, शंट का प्रतिरोध कितना है 50 बट्टे 99, और इंटू में क्षेत्रफल 2.7 इंटू 10⁻⁻⁶ बट्टे विशिष्ट प्रतिरोध 5 इंटू में 10⁻⁻⁷। देखो 5 दाएं 50, ठीक है। अब देखो यहां से हल करेंगे, L बराबर 2, यहां पर 27 का गुणा 10 में करेंगे, 2 7 1 अंकवा दशमलव इंटू जे माइनस के साथ, ऊपर जाके प्लस के साथ, माइनस के 6 इंटू में प्लस के 7, तो बट्टे बेटा कौन आ जाएगा 99, बट्टे कौन आ जाएगा 99 आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद यहां से प्लस के 7 में से माइनस के 6 गई, प्लस के 7 में से जब माइनस के 6 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 में बेटा 27 में गुणा करेंगे तो 270, और बट्टे में बेटा कितना आ जाएगा 99, 270 बट्टे 99। 3 से काट लेंगे, 3 9 27 0, और 3 से ये बेटा कितने बार कट जाएगा 33 बार। फिर 30 से काट लेंगे, 3 से ये बेटा 30 बार, और 3 से ये कितने बार कट जाएगा 11 बार। तो L बराबर 30 बट्टे 11। अब L 11 का भाग दे देंगे 30 के अंदर, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 10 लगाएंगे 0, 11 7 77 3, और 11 दूनी 22, यानी L बराबर बेटा जो निकलेगा वो निकलेगा 2.73 मीटर, 2.72 मीटर। ये बेटा इसकी क्या निकलेगी, लंबाई निकलेगी। क्लियर, नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के को।